तो लास्ट क्लास में हम पढ़ा रहे थे सेलेक्टिव स्टेटमेंट, जिसमें हम चार चीज बताए थे। पहला सिंपल इफ, दूसरा नेस्टेड इफ, तीसरा इफ एल्स इफ लैडर और फोर्थ में स्विच स्टेटमेंट। जिसमें सबसे पहला हम सिंपल इफ बताए थे और इसके बारे में बताए थे कि इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको सिंगल कंडीशन के बेसिस पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो। तो लास्ट डे ये बता दिए थे। अब सेकंड लिखिए नेस्टेड इफ। सी में सब लोग पढ़े होंगे, जस्ट हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। लिखिए नेस्टेड इफ। लिखिए वी कैन राइट इफ स्टेटमेंट, वी कैन राइट इफ स्टेटमेंट inside the other if, we can write if statement inside the other if, comma, it is called nested if, it is called nested if. Full stop. लिखिए nested if is basically used for, nested if is basically used for to execute the statement, to execute the statement on the basis of multiple conditions, on the basis of multiple conditions. Full stop. देखिए हम बताए कि हम अगर चाहें तो एक ईफ के अंदर दूसरा ईफ लिख सकते हैं। ईफ के इसी फॉर्मेट को हम बोलते हैं नेस्टेड ईफ। आगे बतलाए कि नेस्टेड ईफ का बेसिकली इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो। जैसे सिंपल ईफ में देखिए आप सिंगल कंडीशन के बेसिस पर, जैसे मान लीजिए कि अगर दो नंबर में हमको लार्जेस्ट वैल्यू चेक करना है तो इसके लिए एक ही कंडीशन काफी है। जैसे ए और बी दो वैल्यू हो तो हम अगर लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए बड़ा है और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो बी बड़ा है। लेकिन मान लीजिए अगर हम तीन वैल्यू में कहें सब बड़ा वैल्यू फाइंड करना, जैसे ए बी सी तीन वैल्यू हो और अगर इसमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना हो तो इसमें एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। इस तरह के सिचुएशन में हमको एक से ज्यादा कंडीशन की जरूरत पड़ेगी और ऐसे सिचुएशन में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नेस्टेड इफ का। लिखिए एग्जांपल में लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट थ्री वैल्यूज, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट थ्री वैल्यूज, input three values and print the largest value, and print the largest value। यानी 3 नंबर इनपुट लेना है और उसमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? नेस्टेड इफ की। जैसे देखिए अगर हम प्रोग्राम लिखें, देखिए तो सबको दिखाई पड़ रहा है? यस सर। सपोज 3 वेरिएबल ले लिए ए बी सी। सबसे पहले 3 नंबर इनपुट लेना पड़ेगा तो मैसेज दे देते हैं इंटर 3 नंबर। यूजर जो भी नंबर इनपुट करता है उसको स्टोर करके रख लेते हैं ए बी और सी में। अब इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करना है तो नेस्टेड इफ लगाते हैं, लिखते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी और मान लेते हैं ये कंडीशन ट्रू है। इसका क्या मतलब है? ए बी से बड़ा है तो अब ए को किससे चेक करना होगा? सी से। तो जस्ट इफ के अंदर दूसरा इफ लगाते हैं इफ ए ग्रेटर देन सी और मान लेते हैं ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है इसका क्या मतलब है? ए सबसे बड़ा है तो ए को प्रिंट कर देते हैं सी आउट ए। लेकिन अब कंडीशन नीचे से फॉल्स करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब क्या है कि इसके फॉल्स है तो फॉल्स कहाँ लिखते हैं? इल्स में पहले इल्स लिख देते हैं। अब इसके फॉल्स होने का मतलब क्या है? ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब सी सबसे बड़ा है तो इल्स में लिखते हैं सी आउट सी। लेकिन अगर इससे ऊपर वाला यही कंडीशन फॉल्स, देखिए
नेस्टेड इफ में इल्स हमेशा सबसे नजदीकी इफ का होता है और इसलिए हम फॉल्स हमेशा नीचे से करेंगे। जैसे ये फॉल्स हुआ तब तो सी बड़ा है, लेकिन इससे ऊपर वाला कंडीशन अगर यही फॉल्स हो गया तब क्या होगा? तो इस ये फॉल्स होगा तो इसका भी इफ लिखेंगे, तो इसका भी इल्स लिखेंगे। देखिए इसके फॉल्स होने का क्या मतलब है, सोचिए। इफ ए ग्रेटर देन बी, हम बोल रहे हैं ये फॉल्स है, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब बी ए से बड़ा है। तो देखिए इसके फॉल्स होने से ही पता चल गया कि बी ए से बड़ा है, तो अब बी को कंपेयर किससे करेंगे? सी से। यही इल्स में डालते हैं कंडीशन इफ बी ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कौन बड़ा है? बी। सी आउट बी कर देते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स है तब कौन बड़ा है? सी आउट सी। सी को प्रिंट कर देते हैं, प्रोग्राम बन गया। देखिए जो सबसे बड़ा होगा, हर कंडीशन का ट्रू और फॉल्स हो गया, जो बड़ा होगा सबसे वो प्रिंट करेगा। देखिए हर इफ का अपना इल्स है। इस इफ का ये इल्स, इसी तरह इस इफ का ये इल्स हो गया और इस इफ का ये इल्स हो गया। समझ गए सब लोग? क्या कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल लिख लिए तो एक प्रोग्राम लिख लीजिए जिसको घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू input four number and print the largest value. Input four number and print the largest value. जैसे अभी हम 3 नंबर में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने बताए, इसी तरह 4 नंबर में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। अब लिखिए सिंपल इफ हो गया, नेस्टेड इफ हो गया। थर्ड लिखिए इफ इल्स इफ लैडर। इफ इल्स इफ लैडर लिखिए दिस फॉर्मेट ऑफ इफ is also useful. This format of if is also useful to execute the statement on the basis of multiple conditions. On the basis of multiple conditions. Full stop. लिखिए actually it is simple solution. Actually it is simple solution of complex nested if structure. Simple solution of complex nested if structure. Complex nested if structure. और सब लोग समझिए। देखिए नेस्टेड इफ के तरह हम बताए इफ इल्स इफ लैडर भी, इसका भी इस्तेमाल हम मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। एक्चुअल में नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अभी देखिए हम 3 नंबर में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड किए हैं, अगर आप 4, 5, 6 नंबर में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो ये कंडीशन काफी कॉम्प्लेक्स और लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में, इस सिचुएशन से बचने के लिए इसका एक सिंपल और अल्टरनेटिव अप्रोच अवेलेबल है, इफ इल्स इफ लैडर। जनरल फॉर्मेट क्या है? लिखिए द जनरल फॉर्मेट इज इफ कंडीशन 1 तो स्टेटमेंट इल्स, अगर ये फॉल्स है तो इल्स इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट else if condition n तो statement else statement।
जनरल फॉर्मेट लिख लीजिए। देखिए इफ कंडीशन 1 अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेट इससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट रन करेगा और कंट्रोल एक ही बार लैडर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इन सिर्फ दूसरा कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है स्टेट इससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट रन करेगा और कंट्रोल एक ही बार लैडर से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपको जितना कंडीशन डालना है कंडीशन n तक डाल सकते हैं। अगर सारा ही कंडीशन फॉल्स होगा तो लास्ट में कौन रन करेगा? इल्स पार्ट रन करेगा, यानी इल्स के साथ जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है ये रन करेगा। अब देखिए जैसे इसी एग्जांपल को अगर आप इस इफ इल्स इफ लैडर फॉर्मेट से बनाते हैं तो ये काफी सिंपल हो जाएगा। कैसे? देखिए 3 नंबर इनपुट ले लिए, चेक करते हैं इफ a ग्रेटर देन b और यहीं पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा देते हैं इफ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। मान लीजिए ये कंडीशन अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है। आप जानते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर दो एक्सप्रेशन में दोनों अगर ट्रू रहेगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है? a बड़ा है तो लिख देते हैं सी आउट a। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ये दोनों में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब a बड़ा नहीं है तो इल्स इफ दूसरा कंडीशन लगा देते हैं b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है इसका क्या मतलब है? b सबसे बड़ा है तो लिखते हैं सी आउट b, b को प्रिंट कर देते हैं। लेकिन अगर इस दोनों में एक भी कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब b बड़ा नहीं है। तो ये 3 ही नंबर है, अगर a बड़ा नहीं है b बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होगा? सी आउट c। बस प्रोग्राम बन गया, सिंपल। तो नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसी से बचने के लिए हम इफ एल्स इफ लैडर फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए सब लोग? तो अब जल्दी से लिख लीजिए फोर्थ में स्विच स्टेटमेंट। फोर्थ में लिख लीजिए स्विच स्टेटमेंट। और एक लाइन लिखिए, लिखिए इट इज ऑल्सो ए सेलेक्टिव स्टेटमेंट used for equality comparison, equality comparison। लिखिए the general format is देखिए हम स्विच के बारे में बताए कि स्विच भी इफ एल्स के तरह एक सेलेक्टिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेसिकली हम इक्वलिटी कंपैरिजन के लिए करते हैं। इक्वलिटी कंपैरिजन मतलब अगर एक वैल्यू को अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करना हो, अगर एक वैल्यू को अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करना हो तब हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इफ एल्स और स्विच में क्या अंतर है कि इफ एल्स का इस्तेमाल हम एक वैल्यू को रेंज ऑफ वैल्यू से कंपेयर करने के लिए करते हैं,
जैसे अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए एक वैल्यू है नम, अगर हम लिखते हैं नम ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इसका मतलब नम को हम किससे कंपेयर करते हैं, 50 या इससे बड़े किसी भी वैल्यू से, मतलब 50 से बड़े किसी भी रेंज के वैल्यू से कंपेयर करते हैं किसको, नम को। तो इस जगह पर हम इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमको नम को ऐसे कंपेयर करना हो कि नम का वैल्यू क्या 50 है, नम का वैल्यू क्या 60 है, नम का वैल्यू क्या 45 है, अगर इस तरह से एक वैल्यू को अलग अलग फिक्स वैल्यू के साथ कंपेयर करना हो, तब हम इफ एल्स का ना इस्तेमाल करके उसकी जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, स्विच का। जनरल फॉर्मेट क्या है, तो देखिए स्विच, इसमें एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम एक एक केस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, मतलब रिजल्ट है, वो क्या वैल्यू 1 है। अगर वैल्यू 1 होगा तो स्टेटमेंट रन करेगा और ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को स्विच से यहीं से बाहर निकाल देगा। लेकिन मान लीजिए रिजल्ट अगर वैल्यू 1 नहीं है तो दूसरे केस वैल्यू 2 में आएगा, यानी केस 2 में चेक करेगा क्या रिजल्ट वैल्यू 2 है, अगर है तो स्टेटमेंट रन करेगा और ब्रेक यहीं से कंट्रोल को स्विच से बाहर निकाल देगा। इस तरह से जितना केस वैल्यू देने का मन है दे सकते हैं। अगर कोई केस वैल्यू मैच नहीं किया तो लास्ट में क्या रन करेगा, डिफॉल्ट, अगर ये दिया हुआ है तो, यानी अगर कोई केस वैल्यू मैच नहीं करेगा तो लास्ट में डिफॉल्ट रन करेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, तो इस एग्जांपल को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, स्विच से रिलेटेड लिखिए, पॉइंट्स रिलेटेड टू स्विच, पॉइंट्स रिलेटेड टू स्विच। और फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए स्विच इज बेसिकली यूजफुल, स्विच इज बेसिकली यूजफुल टू कंपेयर, switch is basically useful to compare one value with multiple constant value, with multiple constant value। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, लिखिए केस वैल्यू मस्ट बी ए कांस्टेंट वैल्यू, केस वैल्यू मस्ट बी ए कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, लिखिए वेरिएबल used in the expression
variable used in the expression must be int, int or char, char, must be int or char, int or char. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, we can't use same case value, we can't use same case value more than once, same case value more than once in a single switch, in a single switch. We can't use more than one case value, we can't use same case value more than once in a single switch. Next लिखिए, we can't use any relational, next point, we can't use any relational or logical operators, relational or logical operators as case value, as case value. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए ब्रेक इज ऑप्शनल इन स्विच, ब्रेक इज ऑप्शनल इन स्विच, फुल स्टॉप। इसी में लिखिए, इसी में लिखिए इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द स्विच फोर्सली, it is used to terminate the switch forcefully, terminate the switch forcefully, forcefully. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए if there is no any matched case found, if there is no any matched case found, comma, default will be executed, default will be if, ऑडियो बंद कर लीजिए, हम लिखा है if there is no any matched case found, comma, default will be executed if it is given, if it is given. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में एक लास्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए we can write default in between two case values, in between two case values, but it is executed at last, but it is executed at last. और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कि basically switch is useful, basically switch is useful to develop choice-based program, to develop choice-based program, full stop। और समझिए, देखिए हम क्या क्या लिखाए, देखिए हम क्या क्या लिखाए, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि स्विच इज बेसिकली यूजफुल टू कंपेयर वन वैल्यू विथ मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू। अभी हम इसको समझाए ही थे कि स्विच का इस्तेमाल हम बेसिकली एक वैल्यू को अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए करते हैं।
अब सेकंड पॉइंट में लिखा है कि द डेटा टाइप, हम लिखा है सेकंड में कि केस वैल्यू मस्ट बी ए कांस्टेंट वैल्यू। देखिए हम जो केस वैल्यू स्विच में यूज करते हैं, जैसे ये केस 5, केस 10, केस 15, तो हम बताइए केस वैल्यू निश्चित रूप से कांस्टेंट वैल्यू होगा। यहाँ पर कभी भी किसी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप सोचिएगा कि केस 5 की जगह हम एक वेरिएबल ले लें, यहाँ पर लिखते हैं 5, और अब हम केस 5 की जगह केस ए लिख दें, ये बिल्कुल गलत होगा। यानी केस वैल्यू निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। यहाँ कभी भी किसी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी तरह से हम बोले कि केस वैल्यू द डेटा टाइप ऑफ स्विच आइदर इन द एक्सप्रेशन और एज ए केस वैल्यू मस्ट बी इंट और कैर। यानी स्विच के एक्सप्रेशन में जो हम वेरिएबल यूज करते हैं या जो एक एक केस वैल्यू यूज करते हैं, ये निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, इंट या कैर ही होना चाहिए, इंटीजर या कैरेक्टर। इसके अलावा कोई तीसरा डेटा टाइप यूज नहीं करेंगे, जैसे फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे केस 5 तो ठीक है, लेकिन केस 5.5 ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यानी केस वैल्यू या एक्सप्रेशन में सिर्फ इंटीजर या कैरेक्टर ही वेरिएबल यूज हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा डेटा टाइप नहीं। ठीक है, आगे लिखा है कि एक स्विच में हम कभी भी डुप्लीकेट केस वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक बार केस 5 यहां लिखे, अब आगे चल के फिर अगर हम केस 5 लिखना चाहें तो ये संभव नहीं है। यानी एक स्विच के अंदर एक केस वैल्यू एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, उसको कभी भी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। आगे बताए कि केस वैल्यू के रूप में कभी भी हम कोई लॉजिक, रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ लिखे केस 5, आप सोचिएगा कि हम यहाँ लिखते हैं सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और अब सोचिएगा कि नम का वैल्यू 5 या इससे अधिक, कभी 5 से अधिक कुछ भी होगा कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कोई रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि हम चाहें तो कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे केस 5 को हम 2 + 3 लिख सकते हैं, एक ही बात हुई। हम केस 5 लिखें या केस 2 + 3 लिखें, दोनों का मीनिंग सेम होगा। समझ गए? आगे बतलाए कि केस स्विच में हम जो ब्रेक देते हैं ये एक्चुअल में ऑप्शनल है, हम नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इसको हम यूज क्यों करते हैं, तो स्विच को फोर्सली टर्मिनेट करने के लिए। जैसे क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम अगर इस प्रोग्राम को रन करें, इंटर ए नंबर, मान लीजिए हम इनपुट किए 10, तो चेक करेगा नम में क्या 5 है, नहीं है, तो दूसरे केस में आ जाएगा नम में 10 है और है। जैसे ही है तो ये प्रिंट क्या करेगा 10, और उसके बाद ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को स्विच से बाहर कर देगा। लेकिन अगर हम ब्रेक यहाँ से हटा देते हैं तब प्रॉब्लम क्या होगा, ये 10 तो प्रिंट करेगा ही, उसके बाद अगला जो लाइन 15 है इसको भी प्रिंट कर देगा, तो फिर तो प्रोग्राम सही नहीं होगा। इसीलिए हर केस वैल्यू के बॉडी के बाद हम ब्रेक देते हैं ताकि उस केस वैल्यू से एसोसिएटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे और कंट्रोल स्विच से बाहर हो जाए। ठीक है, एक लास्ट लिखा है कि अगर कोई भी केस वैल्यू मैच नहीं किया, जैसे मान लीजिए हम इनपुट किए 25, अब चेक करेगा नम में क्या 5 है, नहीं है, नम में 25 है, नम में क्या 10 है, नहीं है, नम में क्या 15 है, नहीं है, और अब कोई केस वैल्यू भी नहीं है, तो अंत में कौन रन करेगा, डिफॉल्ट। अगर दिया हुआ है तो मतलब डिफॉल्ट भी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी। एक चीज और बताए कि स्विच में डिफॉल्ट को आप 2 सेक्शन के बीच में भी लिख सकते हैं, 2 केस वैल्यू के बीच में भी, लेकिन चाहे इसको कहीं भी लिखें, इसका एग्जीक्यूशन हमेशा लास्ट में ही होगा, जब कोई केस वैल्यू मैच नहीं करेगा तब। जैसे हम इस डिफॉल्ट को भी लास्ट में लिखें, आप 2 केस वैल्यू के बीच में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन ऑलवेज लास्ट में ही होगा। और एक चीज और बताए कि बेसिकली स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम चॉइस बेस्ड प्रोग्राम लिखने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें यूजर के चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना है, जैसे मान लीजिए यूजर से चॉइस इनपुट ले लिए कि अगर 1 इनपुट करें तो हम सम कर, 1 अगर यूजर चॉइस 1 देता है तो हम सम करें, 2 देता है तो सब्ट्रैक्ट करें, 3 देता है तो मल्टीप्लाई करें, 4 देता है तो डिवाइड करें। इस तरह से अगर चॉइस बेस्ड प्रोग्राम लिखना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्विच का। समझ गए? तो यही स्विच का कंसेप्ट था, खत्म हो गया। और इसके साथ ही हम पहला पॉइंट जो लिखा है सेलेक्टिव स्टेटमेंट, वो खत्म हो गया। सेलेक्टिव स्टेटमेंट के अंदर हम 4 चीज पढ़ाए, सिंपल इफ,
नेस्टेड इफ इफ लेटर और स्विच स्टेटमेंट एक्चुअल में पढ़ाई नहीं, हम याद दिलाए, क्योंकि ये सब सी में आप पढ़ चुके होंगे, जस्ट हम एक बार याद दिला दिए सबको। सेकंड लिखिए इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव, ITERATIVE, इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट। और अब इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोग एक दो प्रोग्राम लिख लीजिए जिसको बना के लाना है, एक दो प्रोग्राम लिख लीजिए। लिखिए राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, input the marks of 3 subjects and calculate total obtained marks, comma, percentage and division and तो ये division। लास्ट क्लास किए थे सर। नहीं लिखिए ना, अभी लास्ट क्लास नहीं किए थे। परसेंटेज एंड डिवीजन, फुल स्टॉप। लिखिए डिवीजन इज कैलकुलेटेड, डिवीजन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू, डिवीजन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू BSEB पटना, BSEB पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। देखिए हम बताए 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स इनपुट लेना है, उसके बाद टोटल ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज और डिवीजन कैलकुलेट करना है। डिवीजन कैलकुलेट कैसे करना है, तो बिहार बोर्ड का जो डिवीजन्स का रूल है उसी के अकॉर्डिंग डिवीजन कैलकुलेट करना है। सब लोग बिहार बोर्ड का डिवीजन का रूल जानते होंगे। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लेस देन 45 ये कहलाता है फर्स्ट डिवीजन। दूसरा होता है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 लेस देन 30 तो ये कहलाता है सेकंड डिवीजन। तीसरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लेस देन 45 ये कहलाता है थर्ड डिवीजन। और अगर परसेंटेज लेस देन 30 तो ये कहलाता है फेल। इसी के हिसाब से आपको डिवीजन कैलकुलेट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल। फुल स्टॉप के बाद एक चीज और लिखिए, लिखिए यू शुड ऑल्सो मेंटेन दैट, इसी में इसी क्वेश्चन में यू शुड ऑल्सो मेंटेन दैट स्टूडेंट मस्ट गेट्स मिनिमम 30 मार्क्स in each subject, minimum 30 marks in each subject to qualify, देखिए ये डिवीजन का रूल्स तो है ही, लेकिन जब बिहार बोर्ड में एक और रूल देखते हैं कि चाहे डिवीजन चाहे परसेंटेज कितना ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर एक भी सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क्स है तो फाइनल रिजल्ट फेल हो जाएगा। तो वो चीज आपको मेंशन यहाँ भी करना है कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 30 मार्क्स आना चाहिए। जल्दी से एक और प्रोग्राम लिखिए, लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट द बेसिक पे, write a program to input the basic pay of employee and calculate allowances comma yearly income and income tax according to following condition, लेकिन लगता है अब नहीं हो पाएगा, टाइम खत्म हो रहा है, तो हम नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। आपको कुछ कंडीशन लिखना होगा बोर्ड पर।
एक ही मिनट टाइम बचा है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही। एक स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम था उसका पिक्चर खींच के भेज दिया है ना, पिक्चर लेके। सर तो कंडीशन को सर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो बता देंगे। बोर्ड पर लिख दें, ग्रुप में शेयर कर देंगे। नहीं होगा। यस सर। हम नेक्स्ट क्लास में ही बता देंगे, उसको समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज इतना ही।